Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. So today in this lecture I am going to cover your class 8th political science unit number 4. In unit number 4 you are having two chapters, chapter number 6 and chapter number 7. I have already covered chapter number 6, that is अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। हमने उसमें समझा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, मैंने पूरी तरह से आपको समझाया है। तो पहले आपको वो चैप्टर देखना है, उसके बाद आपको ये चैप्टर देखना है, डायरेक्टली इस चैप्टर पे नहीं आना है। तो ये आपको सेम यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 4 है आपके सिलेबस में, उसी का चैप्टर नंबर 7 है। एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज एक्चुअली सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। सोशल जस्टिस सिंपली मीन जहाँ हर किसी आपकी सोसाइटी में हर कोई इक्वल हो, कोई बड़ा छोटा ना हो। और मार्जिनलाइज्ड हम उनको बोलते हैं जिनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको साइड किया जा रहा है कि आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपका रोल उतना ज़्यादा सोसाइटी में नहीं है। दैट सिंपली मीन्स मार्जिनलाइज्ड। हमने ये ऑलरेडी समझा है चैप्टर नंबर 6 में। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। जो आपका चैप्टर का यूनिट है वो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। पहले चैप्टर में हमने समझा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, क्योंकि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा था हिस्ट्री में। उनको हमेशा सोसाइटी में बोल रहा था कि आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, लाइक आदिवासीज, ट्राइबल्स, वुमेन्स, लो कास्ट कैटेगरी लोग लाइक दलित्स, उनको कहा जाता था कि आप सोसाइटी में उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। सपोज उनको एडमिशन नहीं मिलता था, जॉब्स में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, मीन्स इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी सोसाइटी में। अब हमें इसमें पढ़ना है कि कॉन्फ्रंट, अब हमें उनके लिए स्टैंड लेना है। अब जो ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनको सोसाइटी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी हिस्ट्री में, जब जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री पुराने टाइम में, अब ये आएंगे, अब ये लड़ेंगे, अब ये कन्फ्रंट करेंगे। कन्फ्रंटिंग सिंपली मीन्स आप किसी के लिए स्टैंड लेना, अगेंस्ट जाना है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, अपने राइट्स आप मांग रहे हो अपनी गवर्नमेंट से। तो दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके स्कूल में सपोज वहां पर 2-3 रिलीजन है, सपोज हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम्स भी है। मुस्लिम्स की परसेंटेज सपोज 5-10% है, मीन 10-15 ओवरऑल 100 स्टूडेंट से क्लास में, तो 5-6 मुस्लिम्स है। तो मुस्लिम्स को टीचर कहता है कि टीचर क्या है, खुद वो हिंदू है, वो मुस्लिम्स को बोलता है कि आप ना लास्ट वाले बैच पे बैठा करना। ये क्या है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको इक्वल नहीं ट्रीट किया जा रहा है जो बाकी स्टूडेंट से क्लास में। तो उनको क्या कहा जाता है, आप पीछे बैठिए, तो मीन्स उनको इक्वल नहीं समझा जाता है क्लासरूम में। तो ये क्या है, मार्जिनल। वो जो 5-6 स्टूडेंट मुस्लिम है वो क्या है, मार्जिनलाइज्ड, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अब वो सेक्शन, वो क्लास क्या है, मार्जिनलाइज्ड। अब अब वो करेंगे कन्फ्रंट, अब वो लड़ेंगे, अब वो आवाज उठाएंगे मुस्लिम्स के लिए। सपोज वहां पर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा आउट ऑफ 5-6, वो टीचर को बोलेगा कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, आप आपका ये हक नहीं बनता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट इक्वालिटी, कानून के आगे सब बराबर है, आप ये नहीं कर सकते हो। दैट सिंपली मीन्स वो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको कन्फ्रंट करता है, उनके लिए वो स्टैंड लेता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमें ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे मार्जिनलाइज्ड लोगों ने अपने हक और बराबरी के लिए स्टैंड लिया थ्रू एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, उनको अवेयरनेस आई पढ़ने से, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए जिनके जरिए वो अपनी सिचुएशन को बेहतर करते हैं। कौन कौन है यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड लोग? दलित्स है, जैसे आपका बी आर अम्बेडकर था वो भी दलित से था। जो जैसे आपने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो शूद्रास के भी नीचे आता है सोसाइटी में कास्ट, वो है दलित। आदिवासी जो फॉरेस्ट्स में रहते, जो माइनॉरिटीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है आपके कंट्री में, उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज। लाइक जो इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू हिंदूज, तो मुस्लिम्स क्या है माइनॉरिटी में, हिंदूज क्या है मेजॉरिटी में, ठीक है। तो वुमेन्स भी है इसमें आते, क्योंकि वुमेन्स के साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था हिस्ट्री में, एजुकेशन नहीं मिलता था, विडो मैरिज नहीं हो रहा था। तो इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, ठीक है, जस्टिस के लिए और इक्वालिटी हासिल करने के लिए। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। नाउ व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन सिंपली मीन्स व्हेन सम ग्रुप ऑफ पीपल आर पुश्ड टू द एजेस ऑफ सोसाइटी। सपोज अगर मैं आपको ये बोलूंगा ये एक सोसाइटी है, तो यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं बहुत सारे, रिलीजन के, कास्ट के। कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप यहाँ रहो, जो ये 3 लोग हैं इनको बोला कि आप यहाँ रहो, क्योंकि ये क्या है, ये लो कास्ट के लोग हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। जब इनको बाहर किया गया सोसाइटी में, हम इनको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन हुआ इनके साथ। लाइक दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटीज, वुमेन्स, डिसेबल्ड लोग होते हैं, इनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा सोसाइटी में। नाउ व्हाट इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन?
टू फेस दिस प्रॉब्लम, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप उसके लिए लड़ रहे हो, फाइट अगेंस्ट इट बाय डिमांडिंग राइट्स। आप गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हो कि आप हमारे लिए कानून बनाओ, जो आपने इनइक्वालिटी क्रिएट की है उसको आप एंड करो। आपको क्या क्रिएट करनी है? इक्वालिटी क्रिएट करनी है। तो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब है अपने हक के लिए लड़ना और सोसाइटी में बराबरी लाना। आप ये डिमांड कर रहे हो गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, कि हमें भी बाकी कास्ट्स के बराबर रखो। अब टॉपिक फर्स्ट आपके चैप्टर का है, वो है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, मार्जिनलाइज्ड जो लोग थे, जो ग्रुप था इन लोगों का, उन्होंने यही फंडामेंटल राइट्स यूज किए। उन्होंने, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपकी बेसिक राइट्स है, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आइन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। जैसे आपका ये कहा गया कि आपका फंडामेंटल है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब आप कानून के बराबर, कानून के सामने सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। लाइक जो आपका आर्टिकल 14 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे, कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 आपको बोलता है कि जैसे आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आर्टिकल 15 आपको ये प्रोवाइड करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इस कास्ट से है तो उसको बोलो कि आप सोसाइटी में उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर कोई इस रिलीजन से है उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। तो अगर कोई फॉरेस्ट की पैदाइश होती है, दैट मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि आपकी इंपॉर्टेंस उतनी सोसाइटी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स मीन्स मेल फीमेल, ये नहीं होना चाहिए कि फीमेल में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हर क्या है बराबर। तो ये आपको आर्टिकल 15 आपको प्रोवाइड करता है एक बेसिक राइट। ठीक है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यूज दीज राइट्स टू डिमांड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन। अब जब आपको खुद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कानून के बराबर, कानून के आगे सब बराबर है, अब अगर किसी सेक्शन को कानून के आगे अनइक्वल समझा जाएगा तो डेफिनेटली वो बोलेंगे देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि तो फिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों, हमें जस्टिस चाहिए। आप डेफिनेटली कोर्ट जा सकते हो। आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? आर्टिकल 15 आप वहां यूज करोगे, वहां पर आप बोलोगे कोर्ट्स में कि देखिए हमारा कानून बोलता है कि यहाँ पर जो कानून है सब बराबर है उसके सामने, लेकिन हमें फिर भी अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। तो इन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को यूज किया। दैट सिंपली मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर स्पेशल राइट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हर किसी सिटीजन को, जो भी इंडिया का है, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कहीं से भी उसकी पैदाइश हो, ये सब के लिए है। तो जो अब ये मार्जिनलाइज्ड लोग थे जिनको अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था सोसाइटी में, लाइक दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स, ठीक है, उनको कहा जाता था ये जंगली है, अनएजुकेटेड है, इनको क्या पता है सोसाइटी में मार्केट क्या है वगैरह। बट इन्होंने इन्हीं राइट्स को यूज किया और अपने लिए डिमांड की इक्वालिटी और प्रोटेक्शन, ताकि ये भी प्रोटेक्टिव फील करे अपनी कंट्री में और ये भी इक्वालिटी फील करे अपनी कंट्री में। नाउ राइट टू इक्वालिटी आपके 2 आर्टिकल्स है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 15, जैसे मैंने आपको क्या पहले ही बोला कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मना करना है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंस क्रिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ लाइक वो इस रिलीजन से है तो उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो इस कल्चर से उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उनकी कम है, तो ये है डिस्क्रिमिनेशन करना, फर्क करना। तो आर्टिकल 15 आपको बोलता है कि ये आपको बंद करना है। आपको किसी को अलग नहीं समझना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी सेक्स हो, इसका मेल हो फीमेल हो, या कहीं पर भी उसने जन्म लिया हो, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको इन वजह से आप किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हो। ये आपको क्या बोलता है आर्टिकल 15। तो दैट मीन्स अगर आप कोई किसी सेक्शन से कोई वायलेट करता है कि नहीं आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो वो वाला सेक्शन कोर्ट में जाएगा और इसी आर्टिकल के थ्रू वो अपने लिए जस्टिस मांग सकता है। यहाँ पर वही एग्जांपल आर्टिकल 17 आपको बोलता है कि आर्टिकल 17 बैन करता है आपका अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन सपोज अगर यहाँ पर एग्जांपल होगा, यहाँ पर खान कास्ट है, यहाँ पर मीर कास्ट है, यहाँ पर भट्ट कास्ट है। इस खान कास्ट जो है इसको बोलते हैं हम ये अनटचेबल है, इनको हम ये 2 बाकी जो कास्ट्स है ये इनको बोलते हैं कि जो ये खान कास्ट है इनको जो हमारे ट्यूबवेल है यहाँ पर इसको हम यूज करने नहीं देंगे, क्योंकि खान कास्ट क्या है, गंदे हैं, हम इनको अपने सपोज स्कूल्स में एंटर नहीं होने देंगे क्योंकि ये गंदे हैं। तो ये क्या है अनटचेबिलिटी क्रिएट करना। बट आर्टिकल 17 आपको अनटचेबिलिटी बैन करता है कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो कंट्री में, क्योंकि ये आपका जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपको बोलता है। तो मीन्स अब अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा कंट्री में तो उसके लिए पनिशमेंट होगा, जेल हो सकती है। ठीक है, सपोज यहाँ पर वही लिखा है, इफ ए दलित चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू एंटर ए स्कूल दे कैन कंप्लेन अंडर दिस राइट। अगर अब किसी दलित कास्ट के बच्चे को स्कूल में एंटर मीन्स एडमिशन नहीं मिलता है तो वो कंप्लेन कर सकता है कोर्ट में
यही आर्टिकल को यूज करके आर्टिकल 70। राइट टू फ्रीडम आपके कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आपकी फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका कोई भी कल्चर होगा, कोई भी लैंग्वेज होगा, आप उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो यह आपका कुछ फंडामेंटल राइट्स। और आपके आर्टिकल है कुछ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मीन्स आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। आपको सपोज अगर कोई गरीब का बच्चा है तो उसको कोई फोर्स्ड लेबर नहीं बना सकता है। अगर किसी की एज 14 से कम है तो 14 की एज से कम अगर आप किसी को चाइल्ड लेबर बनाते हो तो आप पे सजा हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो ये आपको बैन करता है चाइल्ड लेबर फैक्ट्रीज या माइनस जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं 14 साल से नीचे नीचे जो बच्चे होते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर कोई करेगा, किसी बच्चे को फैक्ट्री में लेके आएगा, उसकी उम्र 14 से कम होगी तो उसको सजा हो सकती है। ठीक है, तो वहीं पर आपको ये एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। इफ आदिवासी फैमिली इज फोर्स्ड आउट ऑफ देयर लैंड दे कैन गो टू द कोर्ट एंड क्लेम देयर राइट इक्वलिटी। ये आपको यहाँ पर एग्जांपल है। अब लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि इन्होंने जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, इन्होंने बहुत टाइम पहले से बहुत सफ़र किया है, इन्होंने बहुत कुछ देखा है सोसाइटी में, इनको इक्वल ट्रीट नहीं किया गया, उन्होंने बहुत सारे हार्श फेस किया, इनको सोसाइटी से निकाल दिया गया, एजुकेशन इनको नहीं मिली, टेम्पल्स में इनकी एंट्री नहीं थी, पब्लिक प्लेसेस में इनको नहीं आने देते थे। अब जब इन्होंने बेचारों ने इतना फेस किया तो गवर्नमेंट ने सोचा अब हम आज़ाद हुए हैं 1947 के बाद, तो अब हम नहीं चाहते फिर से ये कुछ सेक्शन जो हमारे कंट्री में है ये फिर से वो सफ़र ना करे। अब हम इनके लिए कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ स्पेशल लॉज बनाते हैं ताकि ये सेक्शन भी फील करे कि नहीं हमें इक्वल समझा जा रहा है, हमें प्रोटेक्शन है हमारे कंट्री में। तो इसलिए कुछ लॉज बनाए गए थ्रू गवर्नमेंट ताकि ये भी फील करे कि हाँ हमें कंट्री में इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है, हमें बाकियों के बराबर समझा जाता है। तो पहला कौन सा कानून बनाया गवर्नमेंट ने यहाँ, वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स मीन SC एंड ST, उनको बचाना है। एट्रोसिटी सिंपली मीन जब आप कोई क्रूअल एक्ट करते हो, वायलेंस करते हो किसी अगेंस्ट, सपोज यहाँ पर दो कास्ट के लोग हैं, अगर ये अपर कास्ट इस कास्ट पे कोई वायलेंट एक्ट करता है, कोई क्रूअल एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एट्रोसिटीज। ठीक है, तो ये बैन किया गया इस एक्ट के थ्रू। अब कोई भी कास्ट किसी दूसरे कास्ट पे अटैक नहीं कर सकता, क्रूअल एक्ट नहीं कर सकता है। लाइक ये कानून क्या बोलता है, ये कब आया था 1899 में, 1989 में आया ये कानून। ये क्या बोलता है, punishes those who hurt Dalits or Adivasis, deny them entry to public places and take their lands। उनको पनिश होगा, उनको सजा होगी कि उनको जो दलित्स या आदिवासी को हर्ट करेगा उनको पब्लिक प्लेसेस में एंट्री नहीं देगा, और जो उनकी जमीनें छीन लेगा उनके लिए पनिशमेंट होगा, उनके लिए जेल होगी। सपोज इफ समवन रिफ्यूज टू सेल गुड्स टू दलित जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, किसी मार्केट में कोई कुछ प्रोडक्ट बेचता है, अगर वो बोलेगा कि मैं दलित उसको नहीं दूंगा, तो मेरे उनके साथ क्या हुआ, एट्रोसिटीज क्रूअल एक्ट हो रहा है उनके साथ। तो ये कानून इनको प्रोटेक्ट करता है। आप मीन्स आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको प्रोटेक्ट है, आप वो किसी भी कास्ट को बेच सकते हो। अब अगर आपने वो नहीं किया तो आपको सजा हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून बनाया है जो इनको प्रोटेक्ट करेगा। कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाएगी, मीन्स कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स है, तो वहां पर कुछ सीटें रिजर्व रखेंगे दलित्स के लिए, आदिवासी के लिए, ताकि इनको भी फील हो कि नहीं हम कुछ स्पेशल है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले सफर किया है, ताकि अब इनको लगे नहीं हमें गवर्नमेंट में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स है। लाइक स्कूल्स में आप इनके लिए अलग सीट्स रखते हो, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में दलित्स के लिए, आदिवासी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इनके लिए आप कुछ सीट्स रिजर्व रखते हो, ताकि इनको फील लगे कि नहीं हमें इक्वल चांस मिल रहा है। माइनॉरिटी राइट, जो मैंने आपको पहले भी बोला, माइनॉरिटी हम इनको बोलते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है आपकी कंट्री में। लाइक इंडिया में क्या है, हिंदू की पॉपुलेशन 80% है, मुस्लिम्स की है 12 to 13%, मीन्स मुस्लिम्स क्या है माइनॉरिटी में, जो हिंदूज क्या है ये मेजॉरिटी में। तो इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन बनाया गया। ठीक है, ताकि जो आप माइनॉरिटीज है ये भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्कूल्स खुद, अगर इनकी कोई लैंग्वेज, सपोज इंडिया में कोई लैंग्वेज है उसकी पॉपुलेशन खाली 2% है, तो इनके लिए भी राइट्स है कि ये अपनी लैंग्वेज के लिए अलग स्कूल्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इनकी लैंग्वेज की इंसल्ट ना हो, इग्नोर ना किया जाए सोसाइटी में। डजेंट मैटर इनकी परसेंटेज 2% ही है, बट इनके लिए भी कानून है, सब बराबर है। इनको भी लगना चाहिए कि नहीं हमारी कंट्री हमें देखभाल कर रही है, इग्नोर नहीं कर रही है। सो दीज लॉज आर लाइक ए सेफ्टी शील्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ये कुछ लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाए, इनकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड लोग है, सेक्शन है, उनको लगता है कि नहीं हमें कुछ शील्ड मिल रहा है जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट है, सेफ्टी इनको मिल रही है इन लॉज की वजह से। अदरवाइज अगर ये लॉज नहीं होते तो इनको इग्नोर किया जाता सोसाइटी में, इनको बाहर किया जाता, मतलब पुश किया जाता सोसाइटी से बाहर। यही लॉज है जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड लोगों को।
अब प्रमोटिंग सोशल जस्टिस दूसरा टॉपिक है आपका ये। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस सिंपली मीन्स वो सोसाइटी जहां पर हर कोई इक्वल होगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। सोशल जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, इक्वल, हर किसी को ट्रीट करना, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी लैंग्वेज वो बोलता होगा, वो सब बराबर है, ठीक है। कोई इनइक्वालिटी को रिमूव करना सोसाइटी में, दैट मीन्स प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाता है ताकि हर कोई, एवरीवन, रिच चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अपर कास्ट से हो या लोअर कास्ट से हो, मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, इनको इक्वल रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो अब ये सोशल जस्टिस अब ये कैसे प्रमोट किया जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है आपके सोसाइटी में, कैसे? आपने बोला हमें प्रमोट करना है सोशल जस्टिस, लेकिन कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं जिससे आपका सोशल जस्टिस प्रमोट होगा? पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या करता है, पहले फ्री एजुकेशन देता है। जो भी वीकर सेक्शन है उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है, जो भी बच्चे गरीब है उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। तो ये इनके लिए अच्छा स्टेप है, ताकि अब इनको भी एजुकेशन मिलेगी, इनको भी इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज ये एजुकेशन अचीव ही नहीं कर पाते, ठीक है। स्कॉलरशिप इनको देना है, जो गरीब है उनको स्कॉलरशिप देना है, टेस्ट एग्जाम्स के थ्रू, फिर एडमिशन इनको मिलना, ठीक है। स्कॉलरशिप आपको पता है क्या है, इनके लिए कुछ हेल्थ केयर स्कीम, सपोज अगर कुछ ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि ये अमीर तो नहीं है, दलित ये भी अमीर नहीं है, तो इनको कुछ ऐसे स्कीम्स बनाना। सपोज अगर मेडिसिन की प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है 500, तो कुछ स्कीम ऐसी बनाना ताकि जो दलित है और ट्राइबल ट्राइबल लोग हैं या कोई अदर सेक्शन है, उनको सपोज मिलेंगे खाली 200 में। तो कुछ ऐसी स्कीम्स बनाना ताकि इनको भी लगे कि नहीं, हमें इग्नोर नहीं किया जा रहा है। और एनकरेजिंग, लोगों को एनकरेज करना है कि आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रहो, सोसाइटी में एक साथ रहो। सपोज और एक एग्जांपल वो क्या है, मिड डे मील इन स्कूल्स। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है अप टू 8th क्लास और अप टू 10th क्लास, वहां पर 1 बजे जो होता है, 1 बजे छुट्टी गसन तम साथ जोन गवर्नमेंट स्कूलों में सारे बचन बत, फिर वहां पर सब खाते थे। इससे ये क्या प्रमोट हुआ कि जो सपोज अगर वहाँ 100 स्टूडेंट्स या 500 स्टूडेंट्स थे, तो वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वहाँ उस स्कूल में वो एक ही साथ बैठते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, सेम खाना खाते थे। तो इससे क्या हुआ, जो कास्ट बैरियर था वो ब्रेक हुआ। इस मिड डे मील स्कूल में जो मील था, मिड डे मील स्कीम जो स्कूल में लगाई थी, उससे क्या हुआ, कास्ट बैरियर ब्रेक हुआ। अब दूसरा क्या है टॉपिक, वो है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। अब जो राइट्स है कुछ दलित्स के और आदिवासीज के, आप उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनकी प्रोटेक्शन कैसे है? क्योंकि दलित्स और आदिवासी ने बहुत सारा फेस किया है इनजस्टिस हिस्ट्री में। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा अब हम इनके लिए कुछ लॉज देंगे, कुछ स्पेशल लॉज देंगे ताकि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब क्या है प्रोटेक्शन मेजर्स? आर्टिकल 17 पहले मैंने आपको बोला कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, बैन करना है, ठीक है। अगर आप कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसको जेल होगी, ये इलीगल है। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा सोसाइटी में कि मैं इस कास्ट से बात नहीं करूंगा, मैं इस कास्ट से जो लोग हैं मैं इससे शादी नहीं करूंगा, जो इस कास्ट से बिलोंग करता है मैं इनको प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, ये क्या है, अनटचेबिलिटी। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे आज के जमाने में आपकी कंट्री में, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको जेल हो सकती है। ए दलित कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग टेंपल। पहले जो हुआ करता था, दलित को टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, शॉप्स में नहीं आ सकते थे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ये क्या हुआ, स्टॉप हुआ। किसकी वजह से? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया। थैंक गॉड, ठीक है, शुक्र पढ़ो। दूसरा के कौन से मेजर है? SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, जो हमने पहले ही पढ़ा। एट्रोसिटी सिंपली मीन्स क्रूअल एक्ट करना किसी और कास्ट पे या किसी और रिलीजन पे, क्रूअल एक्ट करना, क्रिमिनल एक्ट करना। तो इससे क्या हुआ, इस एक्ट की वजह से, इस कानून की वजह से क्या, कौन सी प्रोटेक्शन मिली इन मार्जिनलाइज्ड लोगों को? ये क्या क्या प्रोटेक्ट करता है उन सेक्शंस को? ये करता है उनको प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायलेंस, ताकि इन पे कोई वायलेंस ना करे। लैंड ग्रैबिंग, कोई इनकी जमीन ना छीन ले कि आप यहाँ रहते हो, मैं यहाँ कोई डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ, तो आप उनको यहाँ से बोला बोला जाता था यहाँ से आप निकलो, आप किसी फॉरेस्ट में जाओ। तो अब वो लैंड ग्रैबिंग नहीं होगी। अगर आप वो करोगे, अगर आप यहाँ पर कोई सब ट्राइबल लोग आदिवासी रहते हैं, तो कोई यहाँ पर मतलब जो अमीर लोग हैं वो आते हैं, उनको बोलते कि हमें यहाँ कुछ फैक्ट्री बनानी है, तो अब वो क्या करते थे, पहले उनको यहाँ से निकाल देते थे। उनको बोला जाता था आप आदिवासी हो, जंगली हो, आप यहाँ से निकलो, कहीं और रहो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अगर आप आज ये प्रैक्टिस करोगे तो जो ये सेक्शन है अमीर लोग, इनको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, जेल हो सकती है, ठीक है। और ह्यूमिलेशन, किसी को ह्यूमिलेट करना, अब इस एक्ट के थ्रू ये सब चीजें नहीं होंगी। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब, जो हमने पहले ही पढ़ा,
कुछ सीटें रिजर्व रखना एजुकेशन में या जॉब्स में। राइट टू प्रेजर्व कल्चर, ये एक्ट इनको बोलता है कि जो भी आपका कल्चर है आप उसको प्रोटेक्ट करो अपने अकॉर्डिंग। आपको कोई फोर्स ये नहीं करेगा, जो आपका कल्चर है उसको आप रिमूव करो, हमारा कल्चर फॉलो करो, जो आपकी लैंग्वेज है उसको बैन करो, हमारी लैंग्वेज बोलो नहीं। ये इनकी कल्चर को प्रिजर्व करता है, स्टेबल रखता है, प्रोटेक्ट करता है। आदिवासी कैन प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्टर्स, वो फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं अब खुद ही। जो उनका फेस्टिवल है उनको कोई बैन नहीं कर सकता, जो उनकी लैंग्वेजेस हैं वो उसको आराम से बोल सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इफ एन आदिवासी ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ ए बिल्डिंग डैम। डिस्प्लेस्ड मीन्स, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला, यहाँ पर पहले आदिवासी रहते थे, अब कोई यहाँ सेक्शन आया कोई डेवलपमेंट करने के लिए, अब इनको यहाँ से निकाल दिया गया, आदिवासी को यहाँ से निकाल दिया गया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड, इनकी जगह से रिमूव करना। तो अभी यहाँ से डिस्प्लेस हुए। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, अगर कोई आदिवासी ग्रुप को रिमूव करता है, डिस्प्लेस करता है, क्योंकि अगर किसी को यहाँ पर डैम बनाना है, अगर यहाँ पर किसी को सपोज डैम बनाना है, वो इनको बोलेगा अब आप यहाँ से निकलो, तो गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मस्ट रिसेटल देम प्रॉपरली एंड गिव कंपनसेशन। सपोज यहाँ पर आदिवासी रहते थे, यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, अब गवर्नमेंट ने इनका कोई प्लान आया, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर डैम बनाना है, इनको क्या बनाना है, डैम बनाना है। तो ठीक है, ये डैम बना सकते हैं वहां पर, इनको वहां पर रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पहले ही इनके लिए कुछ सेटलमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चलो हम तो इनको यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन ये अगर ये जाए यहाँ तो कहाँ रहे, इनके लिए पैसे कहाँ हैं, तो इनको लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। मीन अगर यहाँ पर इनकी कुछ हाउसेस की जो इनकी प्रॉपर्टी थी सपोज 50 लाख की, तो गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा, इनको यहाँ पर इनको न्यू हाउसेस बनाने पड़ेंगे। मीन्स गवर्नमेंट इनके लिए न्यू हाउसेस बनाएगा इस प्लेस पे, ताकि अगर ये डिस्प्लेस हुए तो ये यहाँ पर बर्बाद ना हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड गिव कंपनसेशन। जहाँ इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, तो गवर्नमेंट इनको वो देगा, यहाँ पर उनको रिसेटल करेगा दूसरी जगह पे, उनको बोलेगा कि आप यहाँ रहो आराम से, हम आपको जो भी आपकी फैसिलिटीज थी हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। सो अब ये लॉ ये बोलता है, लेकिन पहले इनको यहाँ से रिमूव किया जाता था, फिर ये खुद ही वहां पर भी बेचारे क्या क्या ही करते, पैसे ही नहीं थे, कहाँ घर बनाते। तो इस लॉ की वजह से, ठीक है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की वजह से ये सब फ्यूचर्स फैसिलिटीज इनको मिले। तो समरी ऑफ द चैप्टर क्या है, समरी ऑफ द चैप्टर सिंपली ये है कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, अब वो अपने आप को कन्फ्रंट कर रहे, अपने लिए वो स्टैंड ले रहे, लड़ रहे, अपने लिए अपने राइट्स के लिए लड़ रहे। जो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, इनजस्टिस हो रहा था, अब ये उसके लिए आवाज उठा रहे, स्टैंड ले रहे कि अब और नहीं चलेगा। ठीक है, लाइक दलित थे, आदिवासी थे, अब उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि उनको हिस्टोरिकल जब हम पढ़ते हैं पुराने जमाने में इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन को फेस किया है। सो दिस चैप्टर टेल्स अस दैट अ फेयर सोसाइटी इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवरीवन गेट्स इक्वल राइट्स, रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। तभी हम बोलेंगे ये सोसाइटी फेयर है, इक्वल है, जब हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेगी, हर किसी को रेस्पेक्ट मिलेगा और हर किसी को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो जो SC ST जो हमने एक्ट पढ़ा था वो आपका यही है। अब हम इसको यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया, नया लॉ बनाया, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं इनके लिए प्रोटेक्शन और रहे, ताकि और फील सेफ करे और स्पेशल फील करे हमारे कंट्री में। तो इस लॉ को क्यों बनाया गया, दलित जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट SC, और आदिवासी जिनको हम बोलते हैं ST, इन्होंने फेस किया ह्यूमिलेशन, वायलेंस इन्होंने फेस किया है, इनजस्टिस इन्होंने फेस किया फॉर मनी ईयर्स, बहुत सालों से इन्होंने ये सब फेस किया है बाकी कास्ट्स के लोग से। समटाइम्स दे वर स्टॉप्ड, इनको कभी कभी रोका जाता था फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स, पब्लिक प्लेस पे वाटर ये नहीं पी सकते थे, या किसी पब्लिक पार्क को ये यूज नहीं कर सकते थे। ये इन्होंने फेस किया था बहुत सालों से। इनकी जमीनें छीन ली जाती थी, देयर लैंड्स वर ग्रैब्ड एंड दे वर फोर्स्ड टू डू लो पेड और अनपेड वर्क। इनको फोर्स किया जा रहा था कि कम पैसे में इनको बहुत सारा काम करवाया जा रहा था। बाकी जो अमीर लोग थे, अगर वो इनको हायर करते थे, आप यहाँ हमारे लिए लेबर वर्क करो, तो इनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। टू स्टॉप, अब इसको रोकने के लिए, इन क्राइम्स को, एट्रोसिटीज को रोकने के लिए, क्रूअल एक्ट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक कानून पास करती है 1989 में, जिस कानून का नाम रखती है शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब इस लॉ ने क्या किया, इस लॉ ने क्या क्या प्रोवाइड किया इस मार्जिनलाइज्ड लोगों को, प्रोटेक्टेड डिग्निटी, जो डिग्निटी होती है हर एक इंसान की, किसी को इंसल्ट फील ना कराए, ह्यूमिलेट ना फील कराए, इसने उसको प्रोटेक्ट किया। अब इनकी डिग्निटी थी वो प्रिजर्व रही। नो वन कैन इंसल्ट और ह्यूमिलेट ए दलित और आदिवासी इन पब्लिक, कोई भी अब इन दलित या आदिवासी ट्राइबल लोगों को ह्यूमिलेट नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा पब्लिक प्लेस में। अगर कोई करेगा तो उसके लिए सजा होगी।
उनकी ज़मीनें अब प्रोटेक्ट थी। पहले इनकी लैंड ग्रैबिंग हो रही थी, जहाँ ये रहते थे, अगर वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होती थी, तो इनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। बट अगर फिर से वैसा होगा, ठीक है, उनको निकाल सकते हो फिर भी, लेकिन आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे, आपको इनके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर ये कहीं और जा रहे हैं या बसने के लिए, तो इनकी लैंड कहाँ है, वो अब गवर्नमेंट देखेगा खुद। अगर वो नहीं करेगा, तो आप कोर्ट कोर्ट जा सकते हो, अपने लिए खुद इंसाफ माँग सकते हो, ठीक है? तो कोई इल्लीगली इनकी अब ज़मीनें नहीं छीन लेगा, ठीक है? प्रोटेक्ट राइट्स इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि इनको एंट्री स्कूल शॉप्स में अब वो नहीं होगा। अगर कोई करेगा उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई भी इन क्राइम्स को मतलब प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अमीर होगा। और एक है आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट। अब आदिवासी की कुछ डिमांड्स थे, उनके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून बनाया गया था गवर्नमेंट ने 1989 में। आदिवासी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये लोग हैं वो जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, ठीक है? ये लैंड फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं फॉर सर्वाइवल। इनके जब जब कोई डैम बनता है, फैक्ट्री बनती है, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट बनता है फॉरेस्ट्स में, तो आदिवासीज अपना जो घर होता है, वो जो ज़मीन होती है उसको वो खो देते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, इनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। सो दे डिमांड जस्टिस, राइट्स फॉर फॉरेस्ट एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर कल्चर। इस एक्ट ने कौन-कौन सी मदद की? इसने स्टॉप लैंड एलिनेशन जो हमने पहले ही पढ़ा, अब इनको फोर्सफुली कोई भी लैंड नहीं लेगा। इनके कल्चर को प्रोटेक्शन मिल गई, इनको पावर्स दिए गए। अगर कोई भी इनको रिमूव करेगा होम से, फॉरेस्ट से, तो दे ये कंप्लेन करेंगे अब कोर्ट्स में अंडर दिस एक्ट। और सपोर्ट रिसेटलमेंट, जैसे अगर इनको पहले डिस्प्लेस किया जाता था, अगर किसी को मतलब गवर्नमेंट को कोई रेलवे लाइन बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है फॉरेस्ट्स में, तो अगर अब जो वहाँ ट्राइबल्स रहते थे, आदिवासी रहते थे, अब इनको फॉरेस्ट से वहाँ डिस्प्लेस किया गया है। लेकिन अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती, हक बनता है कि वो इनके लिए पैसे देगा, कहीं और घर बनाएगा, ताकि जो ये ट्राइबल लोग थे ये वहाँ पर रहे आराम से। इनके लिए दे मस्ट बी गिवन, इनको ज़मीन देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, और न्यू घर्स होम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर वही एग्जांपल है, इफ एन आदिवासी विलेज क्लियर फॉर बिल्डिंग डैम, पीपल मस्ट बी रिसेटल्ड एंड कंपनसेटेड फेयरली। इनको पैसे देने पड़ेंगे और इनको दूसरी जगह आपको रिसेटल कराना पड़ेगा। इफ दे आर थ्रोन विदाउट हेल्प, अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देते हो बिना किसी मदद के, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द एक्ट। जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, ये इसकी वायलेशन होती है, तो ये लोग फिर आराम से कोर्ट्स में जा सकते हैं आपकी कंप्लेन करने के लिए, और आपको सजा होगी। तो ये आपका यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। ये कुछ वर्ड से आपकी मीनिंग एट्रोसिटीज जो क्या है, ये क्रूअल एक्ट्स है, लाइक वायलेंस करना, ह्यूमिलेशन करना, इनजस्टिस करना, किसी पे ह्यूमिलेट करना, किसी की इंसल्ट करना। डिग्निटी क्या है, किसी की जो ऑनर होता है, रेस्पेक्ट होता है। कंपनसेशन क्या है, किसी को पैसे देना। अगर आप किसी को रिमूव कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आप उसके बराबर उतने पैसे देना, ताकि वो दूसरी जगह भी सेफ फील करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, उसमें हमने यही पढ़ा। चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा, अब मार्जिनलाइज्ड जो लोग थे, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन था, उन्होंने कैसे अपने आप को कन्फ्रंट किया, लड़ा अपने राइट्स के लिए, ठीक है? और गवर्नमेंट ने उनके बहुत सारे स्कीम्स दिए, राइट्स दिए, जिनकी जिनकी वजह से उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल गई, उन्होंने सेफ फील किया आपकी कंट्री में। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।